बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम करेंगे CS 625 फाइनल टर्म प्रिपरेशन फॉर 2026। इसमें बेसिकली आपके जो अभी करंट एग्जाम्स हो रहे हैं उसके सारे पेपर रिव्यूज़ मिला के जो है ये फाइल तैयार की गई है। तो आपका पेपर इंशाल्लाह ताला इसी में से आएगा 100%। और इसके अलावा जो है आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि जैसा आपको पता है आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो 33 है, ठीक है, यानी 60% आपके ऑब्जेक्टिव है और 27% बेसिकली आपके सब्जेक्टिव पार्ट है। 27% नहीं, सॉरी, 27 मार्क्स है यानी 40% का, ठीक है। सो आपने जो बात जहन में उठानी है वो ये है कि देखें, जिस तरीके से ऑब्जेक्टिव पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है उसी तरीके से सब्जेक्टिव पार्ट भी आपका इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे ये है कि देखें, ऑब्जेक्टिव में फिर भी आपके जो है ना, अगर आपने कोई ऑप्शन गलत मार्क कर दिया है तो उसमें आपके मार्क्स कटने के चांसेस हैं। लेकिन सब्जेक्टिव पार्ट का ये है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया है और आपको उसका एग्जैक्ट आंसर पता है तो आपको जो है उसके फुल मार्क्स मिलेंगे। और इफ़ अगर आपको नहीं पता तो आपके वो 3 या 5 मार्क्स डायरेक्टली कट जाएंगे। तो आपने इस पार्ट को बहुत अच्छे से जो है वो फोकस करना है। स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा अंडररेट कर देते हैं ताकि जो है आपके अच्छे मार्क्स आए। अगर आप इसको फोकस करेंगे तो आपके 33 मार्क्स भी जो है वो यहाँ पे पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको मैंने जो है वो सब्जेक्टिव बेस्ड रखा है और यही क्वेश्चंस आपके आएंगे क्योंकि यही आपके करंट पेपर में आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम वीक 7 का स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले जो है वो फुल फॉर्म पूछी गई है GAT की, ठीक है। ये स्टैंड करता है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रिप्स एंड ट्रेड। अच्छा, पेपर में आपका ये MCQ आता है। MCQ में आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं, चारों में ये चीज़ तो सेम होती है, जनरल एग्रीमेंट ना, सब में जनरल एग्रीमेंट लिखा होगा। यहाँ पे असल जो है वो चेंज आता है, ठीक है। यहाँ पे आपने याद रखना है कि ट्रिप्स है और ट्रेड है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने चेंज करके दूसरी टर्म्स लिखी हुई होती है, सो दैट बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जनरल एग्रीमेंट तो याद था, आगे का याद ही नहीं। उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रिप्स एंड ट्रेड जो है वो क्यों लागू होता है, ठीक है। तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया गया। अच्छा, उसके बाद ये वाला सवाल आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है, वो भी लॉन्ग में, यानी 5 मार्क के क्वेश्चन में, ठीक है। तो उसको पढ़ते हैं कि आपको 5 टाइप्स बतानी है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, ठीक है। तो उसकी 5 टाइप्स जो है वो बड़ी आसान सी हैं और इससे भी MCQ आ सकते हैं। इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले जो है आपने ट्रेडमार्क याद रखना है, यानी जो प्रोडक्ट है वो जिस नाम के अंडर रजिस्टर है वो ट्रेडमार्क होता है। उसके बाद आता है जो उसको प्रोसेस जिस तरीके से करते हैं उस प्रोसेस को जो है वो पैटेंट कहते हैं। उसके बाद उसका जो डिज़ाइन है, जो उसकी पैकेजिंग है, वो डिज़ाइन के अंदर आ जाती है। उस पूरे प्रोडक्ट को जब वो प्रोडक्ट बन जाता है तो वो पूरा प्रोडक्ट जो है वो कॉपीराइट, यानी अगर उसको कोई कॉपी करने की कोशिश करेगा एज इट इज उस प्रोडक्ट को तो वो कॉपीराइट के अंदर आएगा। और फिर एंड में हमारे पास आती है कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन किसी भी तरह की हो सकती है, उस प्रोडक्ट की नो हाउ या उसके प्रोसेस की नो हाउ जो है वो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन में आ सकती है। तो ये 5 बड़े ईजी से ही आपने याद कर लेने हैं। ये लॉन्ग में जो है वो आ ही रहा है, बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से कर लेना है। उसके बाद आपके पास जो है यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आपने 3 कंडीशंस बतानी है। किस चीज़ की कंडीशंस बतानी है? रिक्वायर्ड फॉर द एक्शन ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है। यानी अगर आपने किसी को कॉन्फिडेंस में लेने हैं, किसी को कोई ऐसी बात बतानी है जो कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है, तो उसकी क्या 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये कि इन्फॉर्मेशन मस्ट बी कॉन्फिडेंशियल इन नेचर। ज़ाहिर है कोई ऐसी कॉन्फिडेंशियल बात होगी तभी तो आप जो है उसको आपको उसकी ब्रीच होने का यानी टूटने का किसी और को पता चलेगा खतरा भी होगा। तो नंबर 1 तो ये आ गया। दूसरा ये है कि जो भी आप इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रहे हैं वो ऐसे सर्कमस्टेंसेस यानी हालात में की जाए कि आपको पता हो कि अगला जो है वो इसको आगे नहीं बताएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कंपनीज के अंदर जो है वो बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि एम्प्लॉयज़ को यानी सिग्नेचर भी लिए जाते हैं, उनके लेटर के अंदर ही मौजूद होती हैं कि जो कॉन्फिडेंशियल चीज़ है कंपनी की वो आप आगे जो है वो नहीं बताएंगे किसी को। और थर्ड चीज़ ये है कि जैसे मैंने बात की कि एक्चुअल और थ्रेट इन अनऑथराइज यूज़ और डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन का भी एक तरीका होना चाहिए कि उनको जो है वो पता हो कि अगर हम इसको डिस्क्लोज करेंगे तो हमें क्या थ्रेट मिल सकता है, तो वो भी जो है ना उनको बताना चाहिए। तो ये 3 कंडीशन जब सेटिस्फाई होंगी कि एक तो इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है, दूसरा ये कि आप जिसको बता रहे हैं उस पर जो है उसको कॉन्फिडेंस के ऑब्लिगेशन है, यानी उस पर फ़र्ज़ है कि उसको कॉन्फिडेंस में रखें। और तीसरा ये कि अगर वो उसको तोड़ेगा तो आप जो है उसको अनऑथराइज यूज़ पे जो है उसके साथ कुछ हो भी सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है हमारा 4th क्वेश्चन है विच इज़, देखिए जहाँ पे 6 आ रहा है ना वहाँ पे आप समझ जाएं कि 6 का वर्ड जहाँ पे भी हम यूज़ करें वहाँ पे बेसिकली वो लॉन्ग के क्वेश्चन है और यहाँ पे 3 आपने लिखने हैं वो जो है वो शॉर्ट के क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि स्टेट 6 एक्सक्लूसिव राइट गिवन टू द कॉपीराइट ओनर्स। कॉपीराइट ओनर्स को जो है वो कौन से 6 ऐसे राइट्स दिए गए जो कि हमें लिस्ट आउट करना है। सबसे पहले कॉपीराइट लॉ गिव्स द ओनर द फॉलोइंग 6 एक्सक्लूसिव राइट्स, ठीक है। कॉपीराइट का जो लॉ है वो कॉपीराइट के ओनर्स को ये राइट देता है कि उनका कोई काम कॉपी नहीं करेगा, ठीक है। टू कॉपी द वर्क, टू इशू कॉपीज ऑफ द वर्क टू द पब्लिक, और अगर कोई ले भी रहे तो वो अपने नाम पे उसको पब्लिक पे नहीं कर सकता। टू रेंट और लेंड द वर्क टू द पब्लिक, ठीक है, यानी लेंड का मतलब है कि उसको किराए पे देना या किराए पे लेना। उसके बाद है टू परफॉर्म प्ले एंड शो द वर्क इन पब्लिक, इसकी इजाज़त नहीं होती क्योंकि वो कॉपीराइटेड वर्क है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा कोई प्रोडक्ट है वो मुझसे खरीद रहा है, ठीक है, तो वो उसको अपने नाम पे या इस तरीके से नहीं कर सकता, वो उसके कॉपीराइट के जो राइट्स हैं वो उसके जो ओनर्स हैं उनको जाएगा, ठीक है। टू ब्रॉडकास्ट द वर्क और इंक्लूडेड इन द केबल प्रोग्राम सर्विस। उसके बाद है टू मेक एडेप्शन ऑफ द वर्क, यानी उसको कॉपी करने की कोशिश करना, और टू डू एनी ऑफ द अबव एक्ट्स इन रिलेशन टू एन अडॉप्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास 6 है। और ये देखिए ये वाले क्वेश्चन ऐसे कि अगर तो आप समझ रहे हैं, आपको लगता है कि हाँ मैं खुद से लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ क्योंकि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी है, तो दैट्स वेल एंड गुड। लेकिन अगर आपको डाउट है कि मैं खुद से नहीं लिख सकती तो उनको याद करके चले जाए क्योंकि क्वेश्चन आपके पास यही आने। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन है कि इसमें आपने जो है ये बताना है कि अंडर एक्ट, अच्छा ये एक्ट्स ज़रूर आपने याद रखना है, MCQ के बाद से बहुत इंपॉर्टेंट है। 1988 का जो एक्ट है उसमें जो है वो किस पर है, वो ब्रीच ऑफ कॉपीराइट पर है, ठीक है। ये इसको जो है इससे याद रखिएगा कि ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो 1988 का एक्ट है वो ब्रीच ऑफ कॉपीराइट के लिए। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो क्या होगा, ये पूछा गया है स्टेट एक्ट्स परमिटेड अंडर द कॉपीराइट एक्ट 1988 इवन थ्रो दे वुड
अदरवाइज अमाउंट टू द ब्रीच ऑफ कॉपीराइट। ठीक है, कॉपीराइट के एक्ट में क्या क्या यूँ निकात दिए हुए हैं, ठीक है, वो ये आपके पास 6 निकात हैं। ये लॉन्ग का क्वेश्चन है कि फेयर डीलिंग होनी चाहिए, मेकिंग अप कॉपीज ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स, ट्रांसफर ऑफ वर्क इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, डी कंपाइलेशन फॉर द पर्पस ऑफ इंट्रो ऑपरेबिलिटी एंड एरर करेक्शन एंड यूज़ ऑफ डेटा बेसिस। ओके, सो ये जो है वो कॉपीराइट एक्ट के लिए जो है ये लॉ बनाया गया। उसके बाद ये हमारे पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो कंप्लीट होता है वीक 7। अब हम वीक 8 की तरफ जाएंगे, विच इज़ कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट। कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेड है। अच्छा, ये ऑल्दो शॉर्ट का क्वेश्चन है, फिर भी जो है ये इसकी 4 टाइप्स जो है वो पूछी गई हैं। ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के कॉन्ट्रैक्ट की, तो ये आपने सीधी सीधी याद करनी है। नंबर 1 इज़ फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, टाइम एंड मटीरियल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट हायर और कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये 4 तरह के कॉन्ट्रैक्ट है सॉफ्टवेयर कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर। उसके बाद जो है व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर कॉन्ट्रैक्ट हायर। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आपसे पूछी गई है तो आपने डेफिनेशन याद कर लेनी है कि कॉन्ट्रैक्ट हायर इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन विच स्किल्ड प्रोफेशनल्स आर हायर्ड Skilled professionals are hired by an organization for a specific period instead of delivering a complete software product। ठीक है, यानी एक ऐसे टाइम पीरियड के लिए उनको हायर किया गया है जिसके अंदर जो है उन्होंने अपना जो है काम करके देना है, ना कि ऐसे उनको किया हुआ है कि जो है ना उन्होंने जब पूरा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डिलीवर करके दे देंगे तो ही जो है वो यानी उनको निकाल दिया जाएगा, बल्कि एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है उन्हें रखा हुआ है कि जो है इसके बाद 1 प्रोजेक्ट 2 प्रोजेक्ट या हो सकता है बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है वो कवर करें। अच्छा, एम्बिगियस कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड भी क्वेश्चन आया तो हमें ये पता होना चाहिए कि एम्बिगियस कॉन्ट्रैक्ट क्या है। एंड एम्बिगियस कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच टर्म्स एंड कंडीशंस आर नॉट क्लियर। ठीक है, बस आप इसके आगे लिखें ना लिखें, आपको बस ये पता होनी चाहिए कि टर्म्स एंड कंडीशंस जिसमें क्लियर नहीं होती बेसिकली उसको एम्बिगियस कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो क्लियर नहीं है वो हमारे पास जो है ना कहलाएगा एम्बिगुअस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सो ये आपको बताना था। उसके बाद जो है वीक 8 में हमारे पास इतना ही था। वीक 9 की तरफ चलते हैं कि सॉफ्टवेयर सेफ्टी और लायबिलिटी प्रैक्टिसेस में जो है वो हमसे क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले इसमें जो है ना सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आए बहुत सारे, तो इसलिए आपको इसमें से सारे ही सिनेरियो बेस्ड ही लगेंगे। ऑलमोस्ट मेडिकल सॉफ्टवेयर की स्टेटमेंट दी थी आपको बताना है कि 2 रेगुलेटरी प्रोसेस कौन से, तो 2 रेगुलेटरी प्रोसेस, एक है सर्टिफिकेशन फिर फॉर डिप्लॉयमेंट और फिर है रेगुलर टेस्टिंग एंड वैलिडेशन। ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाया है उसमें जो है वो सर्टिफिकेशन होनी चाहिए उसको यूज़ करने वाले प्रोफेशनल्स की। ठीक है, और फिर उसकी जो है रेगुलर टेस्टिंग और वैलिडेशन होती है कि वो सही काम करे या नहीं करे। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो है क्वेश्चन आया था कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1987। ठीक है, इसको भी याद रखना है आपने एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। उसमें एक सिनेरियो दिया गया था कि अगर एक हेयर ड्रायर ख़राब है तो उस पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लगेगी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट द मैन्युफैक्चरर इज रिस्पॉन्सिबल बिकॉज द प्रोडक्ट कॉजेज हार्म ड्यू टू सेफ्टी डिफेक्ट्स। ठीक है, तो ये इसका सीधा सा आंसर है। आपने मतलब रीज़न बताना है कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो हमारे पास मैन्युफैक्चरर उस पर क्या जिम्मेदारी आएगी। ठीक है, तो उस पर ये जिम्मेदारी आएगी कि जो है वो पूरा रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट ने जो है वो हार्म पहुँचाया और जो सेफ्टी है उसको डिफेक्ट किया। उसके बाद जो है प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस की वारंटी कितनी होती है, ऐसा करके कोई क्वेश्चन आया था, कोई सिनेरियो आया था, तो उसके अंदर जो है ऑलमोस्ट हमें पता है कि यूजुअली जो टाइम पीरियड होता है वो 1 ईयर का होता है, लेकिन वैसे जो है वो डिपेंड करता है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर यानी जिसने प्रोडक्ट बनाया उसने उसको कितने सालों की जो है वो वारंटी दी है। उसके बाद है व्हाट आर द फैक्टर्स इफेक्टिंग सिस्टम सेफ्टी। ओके, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर 3 में से 2 बच्चों का ज़रूर आ रहा है कि आपने जो है इसको 6 ही करने हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे 7 लिख दिए सो दैट अगर आप भूल भी जाएँ, क्योंकि आपके हैंडआउट्स में जो स्लाइड्स दी गई हैं उसमें 7 लिखे हुए, तो इसलिए मैंने 7 ही लिखे हैं। तो आपकी मर्जी, आप 6 याद कर लें, 7 याद कर लें, 7 याद कर लें, इनकेस आपको भूल जाए या फिर एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जाए तो आपको सारे पता हो। ठीक है, तो कौन से फैक्टर है? सबसे पहले जो है वो हैज़र्ड एनालिसिस है, रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन, सिस्टम लायबिलिटी एंड सेफ्टी, डिज़ाइन, टेस्टिंग, डीबगिंग, सेफ्टी, इंटेग्रिटी, एनालिसिस एंड रिस्क असेसमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा, पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज दैट कि ये नाम आपने याद करने हैं। अगेन ये फैक्टर ऐसे हैं कि आपको इनके नाम याद करना है, ऐसे नहीं है बस मैंने समझ लिया तो मैं खुद से लिख लूँगी। उसके बाद हमारे पास आते हैं कंप्यूटर मिसयूज़ का। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में से ही 3-4 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, सिनेरियो बेस्ड भी आ रहे हैं, उसको भी हम आगे डिस्कस करते हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कि 3 मेन टाइप्स कौन से। एक है इनपुट फ्रॉड, आउटपुट फ्रॉड, प्रोग्राम फ्रॉड। इनपुट फ्रॉड क्या है कि आपने गलत पासवर्ड डाल के या गलत इन्फॉर्मेशन डाल के उसको हैक करने की कोशिश की है। दूसरा फ्रॉड ये है कि बाहर से कोई उसको जो है वो इसमें से इन्फॉर्मेशन चुराने की कोशिश कर रहा है। प्रोग्राम फ्रॉड ऐसे कि ऐसे कोई प्रोग्राम इंस्टॉल कर दिए गए जिसकी वजह से जो है ना वो इन्फॉर्मेशन या जो भी सिक्योरिटी के पर्पसेस है वो हार्म हो जाए। अब यहाँ पे एक सिनेरियो दिया हुआ है कि अगर एक बंदा बैंक के अंदर रॉन्ग एंट्री कर रहा है तो ये किस टाइप का कंप्यूटर फ्रॉड होगा। आई होप आप लोगों ने अब तक जो है वो आइडेंटिफाई कर लिया होगा। जी हाँ, ये है इनपुट फ्रॉड, क्योंकि इनकरेक्ट डेटा जो है वो डाला गया है सो दैट कंप्यूटर सिस्टम को करप्ट किया जाए। अब आपको जो है 5 सिचुएशन गिवन है, आपने आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कंप्यूटर फ्रॉड की कैटेगरी क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन मैंने इसको रिपीट कर दिया कि आपको ये पता होना चाहिए इनपुट फ्रॉड कौन सा है। ठीक है, इसमें आप रॉन्ग एंट्री करते हैं, इनपुट रॉन्ग दे रहे हैं, आउटपुट में जो है बाहर से गलत कर रहे हैं और फिर ऐसे प्रोग्राम आपने इंस्टॉल किए हुए जो कि स्टील इन्फॉर्मेशन या उसको करप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद हम चलते हैं रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे। इसमें से जो है ना वो एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है, हु बेनिफिट फ्रॉम डेटा प्रोटेक्शन मेजर्स। ज़ाहिर है अगर आप डेटा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो एज अ होल जो है वो किसको फ़ायदा हो रहा है? सबसे पहले इंडिविजुअल का, उसका अपना डेटा प्रोटेक्ट हो रहा है उसको फ़ायदा है, फिर ऑर्गेनाइजेशन जिसका वो डेटा हैंडल कर रहा है उसको, और फिर सोसाइटी एज अ होल। ज़ाहिर हर कोई अपना डेटा प्रोटेक्ट करेगा तो सोसाइटी एज अ होल सबको फ़ायदा होगा। अच्छा, ये रिस्क वाले वीक्स से है लेकिन ये यहाँ पे आ गई है तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि रिस्क लाइकहुड स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए कि ये बेसिकली जो है वो प्रोबेबिलिटी है दैट अ पर्टिकुलर रिस्क विल अकर।
यानी चांसेस हैं रिस्क को अकर होने के, उसको कहते हैं रिस्क लाइकहुड। ठीक है, लाइकहुड से ही हमें पता चलता है कि भाई होने के चांसेस। फिर विच इन्फॉर्मेशन कैन बी शेयर्ड ऑन सोशल मीडिया, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन अगेन फॉर द शॉर्ट क्वेश्चंस, जिसमें आपको ये बताने कि कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं शेयर करनी चाहिए। तो उसमें से जो है नॉन सेंसिटिव, सॉरी ये पूछा गया कि कौन सी शेयर करनी है, और यहाँ पे सेकंड में हमसे पूछा गया कौन सी शेयर नहीं करनी। ये वाला फिर भी कम आया, इसमें आप लोगों ने ना कंफ्यूज नहीं होना, जैसे मैं अभी हो गई हूँ एकदम से पढ़ के मुझे लगा ये वही वाला क्वेश्चन है, गौर से पढ़ना है। तो नॉन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के अंदर जो है जनरल इंटरेस्ट बता सकते हैं, एजुकेशनल कंटेंट दे सकते हैं, पब्लिक अचीवमेंट्स बता सकते हैं, यानी जो सबको ही पता हो। लेकिन जो नहीं शेयर करना वो ऑब्वियसली दीज वर पासवर्ड्स, फाइनेंशियल डिटेल्स, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन की ID कार्ड्स, यानी ये सब चीज़ें आप सोशल मीडिया पर ऐसा खुला शेयर नहीं करनी, तो क्योंकि उसको कोई भी आपके खिलाफ जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। अब ये वाली इन्फॉर्मेशन कोई क्या आपके खिलाफ इस्तेमाल करेगा, ठीक है, ज़्यादा आपको नजर लगा देगा, दैट्स इट। उसके बाद जो है 4 मॉरल इश्यूज रिलेटेड टू इंटरनेट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी हम आगे डिस्कस करते हैं। ये आगे भी है, 2 तरह का क्वेश्चन आ सकता है, एक मॉरल इशू आ सकता है और एक एथिकल इशू आ सकता है, तो उसको वहीं पे हम आगे देखते हैं। अब आपके पास आ जाता है हैकिंग। अच्छा, राइट टू पासवर्ड क्रैकिंग मेथड, ठीक है, 2 तरह के पासवर्ड आपके हैक करने के तरीके हैं, ये आपने जो है वो याद करना है। ये भी आपके शॉर्ट में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, एक है ब्यूरोइड फोर्स अटैक और है डिक्शनरी अटैक। अच्छा, ब्यूरोइड फोर्स अटैक के अंदर क्या होता है, आपका बेसिकली जो है वो ट्राई किया जाता है पासवर्ड, यानी पासवर्ड गैस किया जाता है, ठीक है। और जो डिक्शनरी अटैक है उसमें कोई आई गेस कोई पुराना पासवर्ड होता है, उसी को ट्राई किया जाता है। दिस इज़ अ वीक मेथड एंड दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग मेथड, ठीक है। अच्छा, उसमें अब इसके अंदर भी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि आपने आइडेंटिफाई करने की कौन सी हैकिंग टाइप है। तो इफ़ पासवर्ड आर गेस्ड रिपीटेडली, बार बार गेस किए जा रहे हैं, तो फिर आपके पास जो है ब्यूरोड फोर्स अटैक वाला जो है वो कहलाएगी हैकिंग टाइप, ओके। अच्छा, उसके बाद जो है आपने स्टेप्स बताने, ये दोनों क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं, ठीक है। ये आपके पास जो है वो शॉर्ट का क्वेश्चन है, शॉर्ट का क्वेश्चन है, सिनेरियो भी ऑब्वियसली शॉर्ट में आता है। और फिर जो है आपके पास ये वाला लॉन्ग का क्वेश्चन है कि अगर आपका सिस्टम हैक हो गया है, यानी आपको पता चल रहा है सिस्टम हैक हो गया, आपने क्या करना है। सबसे पहले तो उसको शट डाउन कर दें, उसको बंद ही कर दें, सो दैट वो मजीद कोई जो है वो डैमेज कॉज ना करे आपको। उसके बाद जो है सेपरेट द सिस्टम फ्रॉम द नेटवर्क, जो इस नेटवर्क के अंदर वो लगा हुआ है उसको उससे अलहदा कर दें। उसको अलहदा करने की वजह क्या है, ताकि जो है बाकी नेटवर्क को नुकसान ना पहुँचे। रीस्टोर द सिस्टम विद बैकअप और री इंस्टॉल ऑल प्रोग्राम्स, ठीक है, उनको डिलीट करके दोबारा से जो है वो री इंस्टॉल कर लें। कनेक्ट द सिस्टम टू द नेटवर्क, अब जब आपने उसको दोबारा से यानी सारा डेटा डिलीट करके दोबारा से उसको जो है वो बैकअप कर लिया, सो नाउ आप जो है उसको कनेक्ट कर दें सिस्टम से। गुड टू कॉल द पुलिस, ऑब्वियसली इट्स सच अ लाइक हमारे लिए तो इतना एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन चूंकि ये स्लाइड्स में मेंशन था तो ओके, आप जो है अगर कोई ज़्यादा बड़ा मसला है कोई ऑर्गेनाइजेशनल लेवल का, क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशनल लेवल की बात करें, सो यू कैन कॉल द पुलिस एज वेल। ओके, नेक्स्ट आपके पास जो है वो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच इज एक्सप्लेन CIA प्रिंसिपल। ये जो है वो बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि CIA स्टैंड्स फॉर, तो ये आपके पास जो है फॉर कॉन्फिडेंटेबिलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी पर्पसेस, ओके। तो ये जो है वो इसकी 3 इसकी एब्रीवेशन है, आपने जो है वो याद रखनी है, और ये किस लिए होते हैं नाम से ही जाहिर है, ठीक है। प्रोटेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, इंटेग्रिटी ये होती है कि इंश्योरिंग एक्यूरेसी ऑफ डेटा, उसकी सालमियत, एंड अवेलेबिलिटी होती है कि इन्फॉर्मेशन जो एक्सेस हो रही है वो उसकी ज़रूरत भी है या नहीं है। 2 आपके पास बेसिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी आपके पास जो है वो रिपीट हुआ है शॉर्ट में क्वेश्चन, विच इज़ इंटरनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट एंड IT सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। अच्छा, बाद में मैं आपको जितने भी क्वेश्चन बता रही हूँ ये अगर रिपीटिवली बार बार नहीं हुए, लेकिन एक दफ़ा जरूर किसी न किसी के पेपर में आए, तो अगर यू हैव टू सिक्योर द 27 मार्क्स, तो उसके लिए आपको जो है वो पूरे के पूरे तमाम क्वेश्चंस बेशक वो एक दफ़ा आए, आपने उसको ज़रूर गो थ्रू करना है, आपको याद करना है, उनको जहन में रखना है, सो दैट आपके वो जो 27 मार्क्स है वो ज़्यादा नहीं हो पाए ना, क्योंकि आपको पता है एक भी क्वेश्चन आपको नहीं आता होगा तो 3 या 5 मार्क्स आपके डायरेक्ट जाएंगे। उसके बाद जो है वो रिस्क मैनेजमेंट के 3 में कंपोनेंट्स बताने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये MCQs में भी आए हुए, जिसके क्वेश्चंस में नहीं आए हुए उनके MCQs में चीज़ें आई हुई, जिनके MCQs में आई हुई उनके क्वेश्चन अलग आए, ठीक है, इसी तरीके से चलता रहे। तो इसके अंदर आपके पास सबसे पहला कंपोनेंट होता है कि रिस्क आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई कर लिया उसके बाद उसको असेस करना है, असेस करने के बाद जो है वो मिटिगेशन करना है, ठीक है, इसको ठीक कैसे करेंगे। उसके बाद जो है रिस्क कंट्रोल की 3 स्ट्रैटेजीज आपने बतानी है। सबसे पहले पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड टेक्निकल कंट्रोल्स, ठीक है, ये 3 सीधी पॉलिसीज हैं, ये आप लिख के आ जानी है, यू गेट द 3 मार्क्स। उसके बाद जो है मिसयूज़ ऑफ कंप्यूटर पे भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है कि मिसयूज़ ऑफ कंप्यूटर क्या है। इट इज़ रेफर टू एन अनऑथराइज्ड एक्सेस या मॉडिफिकेशन और डैमेज टू अ कंप्यूटर सिस्टम। उसके बाद जो है आपके पास पूछा गया है कि कंप्यूटर यूजिंग इंस्टीट्यूट्स में कंप्यूटर यूज़ किया जाता है। ऑब्वियसली अगर हम इसकी बात करें तो आजकल तो हर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, लेकिन कंट्रोल सिस्टम के लिए फिर भी हम इंडस्ट्रीज़ आइडेंटिफाई कर लेंगे। सबसे पहले इंडस्ट्रीज यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, फिर मेडिसिन आ जाती है, फिर ट्रांसपोर्टेशन आ जाती है, ओके। अब मैंने आपको ऊपर बताया कि 2 तरह के जो है वो इंटरनेट से रिलेटेड इशूज़ पूछ सकते हैं, एक एथिकल इशू हो सकता है, दूसरा मॉरल इशू हो सकता है। तो आपने दोनों को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है कि एथिकल इशूज़ क्या हो सकते हैं, जो एथिक्स से यानी आपके अखलाकियात से रिलेट करते हैं, उसमें आपके प्राइवेसी इशूज़ आ गए हैं, ग्रैम्बलिंग एडिक्शन आ गई है, और देखिए कंप्यूटर गेम से एडिक्शन भी इट्सेल्फ इज़ अ प्रॉब्लम, इज़ एन एथिकल इशू, क्योंकि आप एडिक्शन में इतना ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपको बस गेम्स की पड़ी रहती है, उसके अलावा आपको कुछ जो है वो समझ नहीं आता, लाइक मैनी ऑफ द बॉयज़ माइट रिलेट दिस, ओके। उसके बाद मॉरल इशूज़ क्या हो सकते हैं, सिर्फ एथिकल की बात नहीं, मॉरल इशूज़ भी होते हैं। मॉरल इशूज़ आपकी जो है मॉरल इशूज़ आप यूँ समझें कि ये आपके
पर्सनल इखलाकियात पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये है कि प्लेगरिज्म, आप किसी का काम अपने नाम पे कॉपी करें। फिर सेंडिंग स्पैम, ठीक है, एक ही तरह के मैसेजेस भेजना, ये जैसे ईमेल्स में ज़्यादातर मसला होता है। फिर कंपनीज मॉनिटरिंग स्टाफ यूज़ ऑफ इंटरनेट एंड ईमेल, ठीक है, कंपनी का जो है वो स्टाफ कंपनी का काम करने के बजाय उनका इंटरनेट और ईमेल फॉर देयर पर्सनल यूजेस और गेम जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। यूजिंग समवन्स वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन विदाउट परमिशन। नाउ दिस इज़ अ प्रॉब्लम। हम जो है वो उसको मसला नहीं समझते, इस बात को इसे ध्यान में रखें। ये बहुत गलत हरकत है मॉरली कि आप किसी की कोई डिवाइस या पासवर्ड यूज़ करें विदाउट देयर परमिशन। ठीक है, यानी आपने पूछा नहीं, उनसे इजाज़त नहीं ली एंड बस आपको लाइक किसी ने पासवर्ड दे दिया और आप उनका इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। तो ये बहुत ही गलत हरकत है। उसके बाद जो है यूजिंग फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर टू डिस्टॉर्ट रियलिटी। अच्छा, ये मैंने पढ़ा तो मुझे बड़ी हंसी आई कि हम इस चीज़ को इस तरीके से कभी देखते नहीं है कि हम फोटो एडिटिंग क्यों यूज़ करें, ताकि हम रियलिटी को छुपा सकें। यानी हम जो इन रियलिटी है नहीं, हमने जो है वो एडिट करके फ़ोटो को वैसा बना दिए, सो हम बेसिकली धोखा दे रहे हैं। तो दिस इज़ अ मॉरल इशू। सो या दैट्स इट फॉर टुडे एंड दैट्स इट फॉर द प्रिपरेशन। यही हमारे सारे क्वेश्चंस हैं। दीज वर ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस। यहाँ पे 29 लिखा हुआ है, यहाँ पे लेबलिंग करनी रहेगी। सो इट्स लाइक 30 क्वेश्चंस इन टोटल, जिससे आपके 27 मार्क्स का जो पेपर है, जो पोर्शन है, वो हो ही जाएगा। और ओके, सो दैट्स इट फॉर CS 625 फाइनल टर्म प्रिपरेशन। अब आप लोग पेपर देके आइएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम, और आके ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि इसमें से कौन से क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों के आए थे। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक ख्याल रखें अपना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।